हाँ बच्चों, सब बढ़िया। तो आज शुरू करते हैं अपन नया चैप्टर जंतु उत्तक। इस जो कि संरचनात्मक जो जंतुओं का जो संगठन है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो एनिमल टिश्यू की आज हम लोग चर्चा करेंगे। एनिमल टिश्यू जो है इसके अंदर दो माइनर के अंदर अपन जैसे फर्स्ट के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और जो सेकंड होगा उसके अंदर आपका मस्कुलर और नर्वस टिश्यू जो उनकी बात करेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं जंतु उत्तक से। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो टिश्यू और उत्तक है क्या। तो टिश्यू देखें कि एक समान संरचना, उत्पत्ति व कार्य करने वाली सेल्स के समूह को टिश्यू कहा जाता है। जो उत्तक होता है वो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसकी संरचना, उत्पत्ति, कार्य जो है वो एक समान होती है। एक समान संरचना, उत्पत्ति व कार्य करने वाली सेल्स के समूह को टिश्यू कहा जाता है। उत्तक में संरचना व कार्य सेल्स के बदल सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति हमेशा समान रहती है। ओरिजिन हमेशा समान रहेगा। अब अपन एनिमल टिश्यू की थोड़ी सी संरचना की अगर अब हम लोग बात करें, जंतु उत्तक संरचना, तो देखें एनिमल टिश्यू जो है, मान लो ये कुछ सेल्स हैं जो जंतु उत्तक का निर्माण कर रही है ना। ये कुछ सेल्स मैंने यहाँ पे बनाई है। तो इसके अंदर एक तो है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, है ना। जो सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है, और दो सेल के बीच में जो एनवायरनमेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर, है ना। दो के बीच में इंटर सेलुलर एनवायरनमेंट। इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट जो है यहां पर होती है अतिरिक्त कोशिकीय अधात्री, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM, अतिरिक्त कोशिकीय आधात्री। और ये जो ईसीएम है
इन सेल्स के बीच में, तो वही ईसीएम इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर एक प्रोटीन है जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ब्लू कलर में दिखाया है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। भाई किसी भी सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है ना, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। तो इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं, कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ होते हैं। तो ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, और ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन है वो सेल के बाहर है, और ये जो एक्सटर्नल प्रोटीन है वो कोशिका ध्रुव की तरफ है। लेकिन एक प्रोटीन होगा ऐसा जो पूरा इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ऐसे। ये जो प्रोटीन है जो इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर को पूरा क्रॉस करता है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर ना? कि इस तरफ कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, और इस तरफ जो वो ईसीएफ है, अतिरिक्त कोशिकीय द्रव। तो ये और ये प्रोटीन एक तरीके से एक्सटर्नल ही प्रोटीन है, दोनों एक्सटर्नल प्रोटीन, ईसीएफ की तरफ और एक्सटर्नल प्रोटीन कोशिका द्रव्य की तरफ। और ये जो पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किए हुए है, ये हो जाएगी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहां आप लोग देखिए, इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, इससे एक प्रोटीन और जुड़ा होता है ऐसे। इसको बोलते हैं फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है क्या बोलेंगे? फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। और इस फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है, इससे कुछ फाइबर्स जुड़े होते हैं जो व्हाइट रंग के होते हैं। इन फाइबर्स को बोलते हैं कोलेजन तंतु। कोलेजन तंतु। और इसके अलावा भी कुछ और प्रोटियोग्लाइकेन वगैरह यहाँ मौजूद होते हैं। तो एक्चुअल में इन प्रोटीन की वजह से ये सेल्स आपस में ऐसे गुंथी भी होती है, जुड़ी भी होती है, और इनके अलावा इसके अंदर कुछ और प्रोटीन ऐसे हो इसके अंदर मौजूद हो सकता है। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ कि जो दो सेल्स हैं वो फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, इन प्रोटीन की वजह से वो यहाँ पर बंधी हुई है। और यही जो संरचना है जंतु उत्तक के रूप में प्रकट होती है। इसके बीच में तरल भी होता है जिसको बोलते हैं ईसीएफ, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अतिरिक्त कोशिकीय द्रव। अतिरिक्त कोशिकीय द्रव। अतिरिक्त
कोशिकीय द्रव या द्रव्य ECF इनके बीच में मौजूद होता है। यानी जो दो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, अगर इसके इस कनेक्शन को हम लोग देखें कि एक मेम्ब्रेन ये हुई, जैसे ये हुई सेल ए और दूसरी सेल ये है सेल बी, तो ये तो हुई इनकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इससे ये जुड़ी हुई है फाइब्रोनेक्टिन, ये फाइब्रोनेक्टिन, ये फाइब्रोनेक्टिन, और इससे फिर जैसे कोलेजन तंतु हैं, ऐसे कोलेजन तंतु निकले होते हैं, तो ये कोलेजन इधर भी निकले हुए हैं और ये कोलेजन इधर से भी निकले हुए हैं, तो ये आपस में बंध जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ प्रोटियोग्लाइकेन वगैरह भी होते हैं जो यहाँ से ऐसे निकले हुए होते हैं और ये इस तरफ से भी निकले हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि सेल ए और सेल बी आपस में इन प्रोटीन की वजह से जुड़ी हुई है, और इसी तरीके से हमारे जंतु ऊतकों में काफी सारी जो सेल्स हैं वो आपस में बंधी हुई होती हैं। हाँ, रक्त की अगर बात करें, ब्लड की अगर बात करें, तो ब्लड में जो सेल्स हैं वो मुक्त रूप से गतिशील है, वो तैरती रहती है पानी के अंदर, लेकिन उसके अलावा जो सेल्स हैं वो अपनी जगह पर फिक्स बनी रहती है। कैंसर जब भी व्यक्ति में होता है तब कैंसर कोशिकाओं में ये जो गुण है एक स्थान पे बंधे रहना, ये खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है। क्लियर ना? तो ये जो है वो जंतु ऊतक को हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है, तो आप लोग नोट करें इसको। इसके बीच में ब्लड सप्लाई भी होती है, जिसके लिए रक्त वाहिनियां जो हैं, ये क्या है? रक्त वाहिनी। तो रक्त वाहिनी इस तरफ क्या लेके जा रही है? ब्लड। वही ब्लड फिल्टर होकर के, आप लोगों को पता है, उसको ECF बनाता है ना, ब्लड कैपिलरी से वही तरल बाहर निकल जाता है, सेल्स की तरफ ऑक्सीजन वगैरह लेके जाता है, और फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज या वेन के अंदर एंट्री कर जाता है। तो जंतु ऊतक जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आता है। नोट कर लें आप लोग पॉज करके। ठीक है, तो यहां आप लोग देखें कि पादप ऊतक की तरह यहां पादप ऊतक की तरह यहां मिडल लैमिला, मध्य पटलिका जिसको बोलते हैं, अनुपस्थित होती है। की तरह यहाँ मिडल लैमिला कोमा सेल वॉल इत्यादि अनुपस्थित होती है। और यहाँ ECM पाई जाती है। ECM पाई जाती है। क्लियर ना? और ऊतकों के मध्य ब्लड सप्लाई उपस्थित होती है। जो ऊतक है उनके बीच में रक्त प्रवाह पाया जाता है। नोट करें। ब्लड सप्लाई पाई जाती है, इसका मतलब कि ये तो ज्यादातर क्या होते हैं? वेस्कुलर होते हैं, संवहनीय।
और पादप उत्तक की तुलना में एनिमल टिश्यू कमजोर होते हैं। जंतु उत्तक जो है वो पादप उत्तक की तुलना में वीक है, कमजोर है, क्योंकि पादप उत्तक जो है उनमें मिडल एमिला है, उनकी सेल्स के बाहर सेल वॉल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिससे उनके उत्तकों को मजबूती मिलती है। लेकिन यहाँ पर मिडल एमिला, सेल वॉल वगैरह नहीं है, इसलिए उनकी तुलना में जंतु उत्तक जो थोड़े कमजोर होते हैं। नोट करें ये पॉइंट्स। फिर टिश्यू या उत्तक जो है इसके टाइप्स की बात करते हैं, मतलब प्रकार। तो कार्य, उत्पत्ति व संरचना के आधार पर यह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उपकला उत्तक। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है संयोजी तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। नर्वस टिश्यू। तो उपकला उत्तक 10% है, संयोजी उत्तक जो है और मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका उत्तक 10% है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, 50% के आसपास, और ये लगभग 30% आप लोग याद रख सकते हो बॉडी वेट का, ठीक है ना। कि बॉडी में जो अलग अलग उत्तकों का परसेंटेज है, तो उसमें सबसे कम जो है वो उपकला उत्तक 10% है और तंत्रिका उत्तक 10% है। सबसे ज्यादा पेशीय उत्तक है जो बॉडी के वजन का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में संयोजी उत्तक है जो 30% के आसपास है। अब सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे कला उत्तक के लिए। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। देखो कि एपी प्लस थीलियल। एपी का मतलब है अपॉन, ऊपर, और थीलियल का मतलब है कवरिंग, ढकना। तो ये जो उत्तक है वो अन्य उत्तक को कवर करता है ऊपर से। ये उत्तक अन्य उत्तक को ऊपर से कवर करता है,
और उसके ऊपर वृद्धि करता है। तो यह उत्तक अन्य टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करते हुए उन्हें कवर करता है। इसके कुछ लक्षण की हम लोग बात करते हैं। यह एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान उत्पन्न होता है। जब भी भ्रूणीय विकास होता है तो ये टिश्यू जो है वो सबसे पहले उत्पन्न होता है चारों के अंदर। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा उत्तक सबसे पहले उत्पन्न होता है तो आपको यही आंसर देना है, उपकला उत्तक जो वो सबसे पहले उत्पन्न होता है। फिर इसमें जो सर्वाधिक या जो उच्च रीजनरेशन क्षमता युक्त होता है। इसमें रीजनरेशन की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा इसके अंदर रीजनरेशन पाया जाता है। क्लियर ना? और सबसे कम रीजनरेशन किसमें पाया जाता है? इस पॉइंट से संबंधित कुछ लाइनें हैं। सबसे कम रीजनरेशन, तो आपको आंसर देना है नर्वस टिश्यू। और एक पॉइंट और याद रख लेना, लीवर में भी रीजनरेशन पाया जाता है। लीवर में भी रीजनरेशन पाया जाता है। नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं, डेवलप्ड न्यूरॉन के अंदर जो है सेंट्रियोल तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, और सेल डिवीजन के लिए तारक केंद्र सेंट्रियोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तर्कु तंतु बनाकर के गुणसूत्रों को अलग करते हैं। तो उन संरचनाओं को बनाने के लिए नर्वस टिश्यू जो हैं उनमें सेंट्रियोल का अभाव होता है। सेंट्रियोल के अभाव के कारण सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनके अंदर डिवीजन नहीं होता है। क्लियर ना? नोट कर लें। फिर अगली बात करते हैं। जो एक परत के रूप में सेल्स की व्यवस्था
के साथ बनते हैं। इस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो एक परत बनाती है, एक लेयर बनाती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वो ऊतक जिसमें कोशिकाएं एक लेयर बनाती हैं, परत बनाती हैं, तो वो कौन सा है? उपकला ऊतक है। सॉरी। फिर जो तीनों जनन स्तरों से ओरिजिन शो करता हो, मतलब जिसकी उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से हो, है ना, एक्टोडम से भी, मेसोडम से भी और एंडोडम से भी, तो वो उपकला ऊतक है। बाकी कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं है जिसकी उत्पत्ति इन तीनों जनन स्तर से होती हो। फिर देखें कि जो तीनों जनन स्तर हैं जैसे कौन कौन से हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक है एंडोडर्म। एक्टो, मेसो और एंडो। एक्टोडर्म से जो उद्गम हुआ वो क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो बहु स्तरित है, और जैसे कहाँ पे है? स्किन, त्वचा में। तो हमारी जो त्वचा है उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस है, जिसको बोलते हैं अधिचर्म, अधिचर्म, तो ये बहुस्तरित है और ये किससे उद्गमित है? एक्टोडर्म से। फिर मेसोडर्म से जो है उसको बोलेंगे मेसोथीलियम, मेसोथीलियम। और ये जो है सरल प्रकार की होती है, सरल प्रकार की जिसके अंदर एक ही परत हो, एक परत युक्त। और मेसोथीलियम में जो सरल प्रकार की एग्जाम्पल हमें क्या याद रखने हैं, आगे पढ़ेंगे। प्लूरा जो लंग्स के बाहर होती है, पेरिकार्डियम जो हृदय के बाहर होती है, ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। प्लूरा पढ़ चुके हो, पेरिकार्डियम पढ़ चुके हो। पेरिटोनियम जो देह गुहा को आश्रित करती है, पेरिटोनियम। तो ये जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन को प्रदर्शित करने वाले एग्जाम्पल हैं। प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम जो मेसोथीलियम है और मेसोडर्मल ओरिजिन प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है वो सरल उपकला जो है उसके अंतर्गत आते हैं। फिर एंडोडर्म की बात करें तो इसको बोलेंगे एंडोथीलियम, और ये भी सरल होती है, एकल परत युक्त होती है। एग्जाम्पल में रक्त वाहिनियों की दीवार, उसके अंदर एंडोथीलियम जो एंडोडर्मल ओरिजिन वाली है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि जो उपकला ऊतक है ये इन तीनों जनन स्तरों से उद्गमित होकर के हमारे शरीर के अंदर बाहर, मध्य में और बिल्कुल अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है। नोट कर लें। ठीक है।
अब देखें कि जो उपकला उत्तक है इसकी कुछ और विशेषताएं अगर हम लोग देखें, यह एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर का मतलब है रक्त वाहिनी आपूर्ति अनुपस्थित। इस उत्तक जो है उसकी सेल्स के मध्य में रक्त वाहिनी जो उनकी आपूर्ति नहीं होती है। फिर इस उत्तक की सेल्स के मध्य इंटर सेलुलर स्पेस कम पाया जाता है तथा सेल्स टाइटली जुड़ी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इस उत्तक की सेल्स के मध्य में कम होता है और नजदीकी, बिल्कुल नजदीकी संपर्क के साथ ये जुड़ी होती है। इसीलिए रक्तवाहिनियां इसे भेद नहीं पाती, रक्तवाहिनी इसको भेद नहीं पाती, इसलिए एवेस्कुलर होता है। फिर इसके डायग्राम के साथ इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग ये नोट करें, पॉज करके नोट करें। एक सरल प्रकार के उपकला उत्तक को हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं।
तो देखें, ये जो उपकला उत्तक है, हम लोगों ने कहा कि ये अन्य उत्तक के ऊपर वृद्धि करता है। तो अन्य उत्तक कौन सा है? ये इतना हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं डर्मिस, चर्म। और ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, और इसकी उत्पत्ति जो है, अगर उसकी चर्चा करें तो वो मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल है। और इसमें आप लोग देखेंगे ये रक्तवाहिनियां हैं, और रक्तवाहिनी यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब ये कैसा है? वेस्कुलर है, ये वेस्कुलर है। ये कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ, जो कि रक्तवाहिनियों की उपस्थिति की वजह से वेस्कुलर होता। अब इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर की तरफ आप लोगों को एक संरचना नजर आ रही है, रेड कलर और ब्लू कलर में। तो रेड कलर वाली जो संरचना, इसको बोलते हैं वेसल लेमिना, और ब्लू कलर वाली जो, उसको बोलते हैं फाइब्रस लेमिना। तो बेसल लेमिला और फाइब्रस लेमिला, बेसल लेमिला और फाइब्रस लेमिला, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आधारीय लेमिला और तंतुमय लेमिला, फाइब्रस और रेटिकुलर भी कह सकते हैं, रेटिकुलर लेमिला। तो बेसल लेमिला और फाइब्रस लेमिला को एक साथ आप क्या नाम दोगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय कला, बेसमेंट झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके ऊपर की तरफ ये जो है वो सरल घनाकार उपकला आपको नजर आ रही है। अब आप लोग देखें कि इस सरल घनाकार उपकला जो है, इसकी दो कोशिकाओं के मध्य में, ये वाला देखो, तो यहाँ पे देखें इंटर सेलुलर स्थान काफी कम है, और सेल्स बिल्कुल टाइटली आपस में जुड़ी हुई हैं, और इतने कम स्थान की वजह से ही ये रक्तवाहिनियां ऊपर जाकर के इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसको भेद नहीं पाती है, इसलिए उपकला उत्तक जो है वो एवेस्कुलर रह जाता है। क्लियर ना? तो अब इस उपकला उत्तक और इस संयोजी उत्तक जो है, इसके मध्य में एक स्तर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन उपकला उत्तक भी बनाता है और संयोजी उत्तक भी बनाता है। एक्चुअल में उपकला उत्तक तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो एवेस्कुलर है, लेकिन उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए, तो वो कैसे पहुंचेंगे? तो इसमें सहायता करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नीचे की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है, उससे न्यूट्रिएंट को, गैसेज को कलेक्ट करके ऊपर उपकला उत्तक तक सप्लाई करती है। तो इसीलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इस उपकला उत्तक के लिए सहायक सिद्ध होती है ना? तो आप लोग पॉज करके नोट करें। कर लिया? ठीक है। अब थोड़ा सा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है या झिल्ली जो, उस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन समझ के आप लोग नोट करते जाएं। तो बेसमेंट झिल्ली जो है, इसकी पहले लक्षण की बात करते हैं। पतली इलास्टिक एवेस्कुलर एसेलुलर, ये पतली होती है, इलास्टिक होती है, एवेस्कुलर होती है, मतलब इसमें भी ब्लड सप्लाई नहीं है, इसके अंदर भी मतलब जो रक्तवाहिनी है वो नहीं इसको पेनिट्रेट करते हैं, और एसेलुलर, ये कोशिकाओं से भी मिलकर बनी नहीं होती है।
यह निम्न दो स्तरों से बनी होती है। बेसल लैमेला और फाइब्रस या रेटिकुलर लैमेला। बेसल लैमेला उपकला उत्तक की तरफ, उपकला उत्तक की तरफ होती है। यह ग्लाइकोप्रोटीन व म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। यह उपकला व कनेक्टिव टिश्यू दोनों से स्रावित होती है। फाइब्रस रेटिकुलर लैमेला की अगर बात करें तो यह कनेक्टिव टिश्यू की तरफ होती है। यह कोलेजन तंतु या रेटिकुलर तंतु से निर्मित होती है या से बनी होती है। क्लियर ना? और इसका निर्माण कनेक्टिव टिश्यू से होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखें। एक तो क्वेश्चन आएगा इनके लक्षण पे। क्लियर ना? लक्षण आपको याद रखने हैं। पतली है, इलास्टिक है, वेस्कुलर है, एसेलुलर है। और फिर इसकी संरचना पे ऊपर की तरफ उपकला उत्तक की तरफ है बेसल लैमेला, किसकी बनी है? यह जो है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन तो बनाई जाती है, उपकला कोशिका ग्लाइकोप्रोटीन बना करके छोड़ देती है और कनेक्टिव टिश्यू म्यूकोपॉलीसेकेराइड बना के छोड़ता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है ये बनाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू से और ग्लाइकोप्रोटीन बनाई जाती है इस उपकला कोशिका से। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बेसल लैमेला है वो दोनों से निर्मित होती है। और फिर फाइब्रस रेटिकुलर लैमेला की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू की तरफ स्थित होती है और एक कोलेजन तंतु या रेटिकुलर तंतु से निर्मित होती है और इसका स्रावण ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके माध्यम से किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण जो है वो कौन करता है? तो आपको आंसर देना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण उपकला उत्तक के साथ साथ संयोजी उत्तक भी करता है, या उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक दोनों बेसमेंट झिल्ली को बनाते हैं। उपकला व कनेक्टिव टिश्यू द्वारा स्रावित, दोनों इसको स्रावित करते हैं। ठीक है, तो लक्षण वाले क्वेश्चन बता दिए, संरचना वाले क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन इस पे बनता है फंक्शन पे कि इसका क्या फंक्शन है। तो फंक्शन में इधर लिख देता हूं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कार्य। तो यह उपकला उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू से पोषक तत्व ग्रहण करके, यह उपकला उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू से पोषक तत्व ग्रहण करके पहुंचाते हैं।
बेसमेंट मेम्ब्रेन उपकला उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू से पोषक तत्व ग्रहण करके पहुंचाती है। और कनेक्टिव टिश्यू से पोषक तत्व कैसे प्राप्त किए? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में रक्त प्रवाह पाया जाता है, वो वेस्कुलर होता है, वहां पे न्यूट्रिएंट आते हैं रक्त के साथ, उनको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो डिफ्यूज हो जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से वो जो है ऊपर की तरफ आधारीय झिल्ली से होते हुए उपकला उत्तक को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बेसमेंट झिल्ली जो है उसके फंक्शन से रिलेटेड बात हो गई। नोट करें पॉज करके, ठीक है, चले आगे। देखो कि जो उपकला उत्तक है, तो इस उपकला उत्तक की जो कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, तो इसकी दो सतह है। एक सतह को बोलेंगे आधारीय सतह, आधारीय सतह, और आधारीय सतह किसके संपर्क में है या किससे जुड़ी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट झिल्ली से। तो आधारीय सतह जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। और दूसरी सतह जो है इसको बोलेंगे एपिकल सतह या ऊपर वाली सतह, जो कि क्या होती है? मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त होती है। और ये सतह जो है या तो शरीर के बाहरी वातावरण के संपर्क में होती है या बॉडी की गुहाओं, केविटी की तरफ होती है। या तो मुक्त सतह बाहर वाले एनवायरनमेंट की तरफ होती है या बॉडी की जो गुहाएं हैं, केविटी हैं, उनकी तरफ मुक्त सतह पाई जाती है। इस मुक्त सतह के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। एपिकल सतह के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो उपकला उत्तक के अंदर हम लोग जो उपकला कोशिकाएं उनकी मुक्त सतह के रूपांतरण की अगर बात करें तो जैसे वहां पे सीलिया की उपस्थिति है तो वो हो जाएगी सीलिएटेड। वहां पे माइक्रोविलाई अगर है की उपस्थिति तो वो हो जाएगी ब्रश बॉर्डर्ड, है ना। सूक्ष्म अंकुर बोलते हैं माइक्रोविलाई को, सूक्ष्म अंकुर, क्लियर ना। और स्टीरियोसीलिया है तो स्टीरियोसीलिया की उपस्थिति तो हो जाएगी स्टीरियोसीलिएटेड। तो इन तीनों संरचनाओं की हम लोग बात करते हैं कि सीलिया क्या है, माइक्रोविलाई क्या है, स्टीरियोसीलिया क्या है, और उपकला उत्तक की एपिकल, मतलब उपकला उत्तक की जो सेल्स है उनकी जो एपिकल सतह पर ये उपस्थित होकर के वहां पे ऐसा क्या कार्य संपन्न कराती है ना, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो इतना नोट करें आप लोग।
ठीक है। तो उपकला सेल्स के जो रूपांतरण है मुक्त सतह के, उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सीलिया की। तो सीलिया जो है वो गतिशील है, मोटाइल, इसमें संकुचन हो सकता है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल है, संकुचनशील। गतिशील है और कॉन्ट्रेक्टाइल है। और संरचना को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोशिका है, ये आधार, ये सतह है, और ये मुक्त सतह है। अब मुक्त सतह पर क्या होते हैं कि कुछ आधारीय कण होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन्हीं आधारीय कणों से सीलिया निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे तो ये आधारीय कणों से जो ऊपर की तरफ सीलिया गई है, तो ये इनका जो साइज है वो तो छोटा होता है, और इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है। तीर का निशान नीचे इसका मतलब है कम, और ऊपर है इसका मतलब ज्यादा। ये कम और ये ज्यादा। अब आप लोग देखिए कि आधारीय कण से ऊपर की तरफ जो सीलिया गई है, ये अपने साथ इस कोशिका झिल्ली को भी ऊपर की तरफ ले जाती है। ऐसे यहां से भी कोशिका झिल्ली ऊपर की तरफ चली जाती है। ये लो। तो इस तरीके से ये क्या बन गई, सीलिया। और मुक्त सतह कैसी होगी, सीलिया की उपस्थिति के कारण मुक्त सतह का सीलिएटेड होना। मुक्त सतह सीलिएटेड हो गई। ये सीलिया ऐसे गति कर सकती है, ये सीलिया इधर भी जा सकती है और ये सीलिया इधर भी जा सकती है। क्लियर ना। तो इनके कार्य की अगर बात करें तो सीलिएटेड सतह पर पदार्थ का प्रवाह व गति होती है ना। इसका मतलब है कि पदार्थ के प्रवाह और गति के अंदर सहायता करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें कहाँ पाई जाती है, तो ये जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, है ना, अंडवाहिनी नलिका, इत्यादि जो है उनके आंतरिक आस्तर के अंदर ये पाई जाती है। क्लियर ना, नोट कर लें। ठीक है, सीलिया के बाद आगे चलते हैं। माइक्रोविलाई, सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर तो जो माइक्रोविलाई है, सूक्ष्म अंकुर, ये नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। मतलब इसमें मोशन नहीं हो सकता, इसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो सकता। आधारीय कण भी अनुपस्थित होता है, आधारीय कण अनुपस्थित। संरचना को अगर हम लोग देखें
तो कुछ इस तरीके से मुक्त सतह पर ये कोशिका झिल्ली ऊपर की तरफ आकर के ऐसे प्रवर्ध बनाती है। क्लियर ना? इनके अंदर की तरफ कुछ एक्टिन फिलामेंट्स हो सकते हैं, है ना? ये जो है वो है माइक्रोविलाई, और ब्रश के बॉर्डर के समान मुक्त सतह, ब्रश के बॉर्डर के समान नजर आती है। क्लियर? कार्य की बात करें, यह अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जो पदार्थों का अवशोषण होता है उसके क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो छोटी आंत्र हो गई, वहां पाई जाती है। नेफ्रॉन के पीसीटी वाले भाग की बात करें तो वहां पे भी ये जो है पाई जाती है। तो इस तरीके से अवशोषण के क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देती है। और अगर किसी सतह पर ये पाई जाती है तो उसको क्या बोल देंगे? ब्रश बॉर्डर सतह है। ठीक है, पहुंच करके नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग एक बात करेंगे स्टीरियोसीलिया की, और फिर अगली क्लास के अंदर जो है ये चर्चा करके उपकला उत्तक को क्लासिफाई करेंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे। तो आज जो पढ़ा है वो आप लोग रिवाइज करें, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन मिले इतने से वो आप लोग लगाएं। ठीक है, मिलते हैं कल।